सो कॉस्टिंग के सेकंड सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और कॉस्टिंग में आज हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट का महत्व समझो। आज हम देखेंगे कि कॉस्ट का महत्व क्या है, बराबर। तो वो समझाने के लिए कुछ चीजें आपके सामने रखनी जरूरी है। तो चलो मैं रखता हूँ वो चीजों को, जरा देखिएगा आप ध्यान से। चलो मेरे को बताओ, दो लोगों की बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ मिस्टर ए की, दूसरी बात कर रहा हूँ मिस्टर बी की। कॉस्टिंग का क्या महत्व है वो समझा रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज कॉस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाई कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, बराबर। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट वो समझा था, महत्व ऑफ कॉस्ट। अब है ना, मेरे को बताओ, कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका पर्पस तो प्रॉफिट का ही होता है, बराबर। सपोज दो स्टूडेंट ले लेते हैं इधर हम, कोई एक स्टूडेंट 1 है, दूसरा है स्टूडेंट नंबर 2। स्टूडेंट 1 के फादर का नाम है मिस्टर ए, स्टूडेंट 2 के फादर का नाम है मिस्टर बी, बराबर है। अब दोनों की मंथली रिसिप्ट, दैट इज इनकम, रिसिप्ट या फिर इनकम कितनी है? चलो मानते हैं कि सपोज 1 लाख रुपया है, मंथली 1 लाख रुपया कमाते हैं उनके फादर, स्टूडेंट के फादर। अब उसमें से उनका मंथली एक्सपेंस होगा कुछ ना कुछ। सपोज मिस्टर ए है, उनका खर्चा कितना है? तो सपोज 70,000 खर्चा है, तो 0.7 लाख कहा जाएगा, 70% ऑफ 1 लाख। और मिस्टर ए बी का जो खर्चा है वो कितना है सर? सिर्फ 0.40 लाख। इसका 0.70 लाख है, इसका 0.40 लाख, मीन्स 40,000। तो मेरे को बताओ ये जो बचा उसको हम सेविंग, पैसा बचाया उसको हम सेविंग बोलेंगे। सेविंग मिस्टर ए का कितना? 30,000, बी का कितना? अब दोनों की रिसिप्ट तो सेम है ना, बट अल्टीमेटली बचा किसके पास ज्यादा? क्यों? एक मूवी आया था अजय देवगन का, बाजीराव सिंघम, सिंघम मूवी। उसमें है ना, वो बाजीराव के सामने क्या बोलता था? मेरी जरूरियातें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। बाजीराव सिंघम, जरूरियातें कम है उसका मीनिंग क्या? मेरे कॉस्टिंग के एंगल से मैंने देखा ना, तो भाई उसका खर्चा कम है, ये बाजीराव सिंघम है ना। लाख रुपया कमाता है बट 40,000 में तो पूरा घर चला देता है, 60,000 बचा रहा है। और ये कौन है? जलसा वाला आदमी है ना, ये पिज्जा बर्गर पास्ता वाला आदमी, हर रोज चलता है वो, तो खर्चा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा हो रहा है ना। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग क्या होता है मालूम? उड़ाओ, उड़ाओ गिर स्वभाव, मीन्स पैसे आए तो उड़ा दो खर्च कर दो, है ना। जी, क्या बोलते हैं उसको? जिंदगी जी भर के जी। अब जिंदगी जी भर के जीने में ये तेरा सेविंग कम है भाई। अब ये सेविंग तो कहाँ है? कोरोना एक आया तो आपके 5 साल का सेविंग चला गया। देखो कितने लोग खाली हो गए कोरोना में। प्रार्थना करता हूँ कि किसी के वहां कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तकलीफ ना हुई हो और ना हो भविष्य में, पर जिनके वहां लोग भी मर गए और पैसे भी खत्म हो गए, ऐसे भी कितने लोग हैं। ने जाना है लोगों को कि 45-45 लाख का खर्चा, पूरा जिंदगी का कमाई खत्म और आदमी भी खत्म। आदमी जितना बचा के गया था ना, लेके गया। तो कहने का मीनिंग क्या है? कॉस्ट का महत्व क्या है कि मेरे को बताओ। चलो ये तो ठीक है, अब ये दो लोगों की बात छोड़ दो, कंसेप्ट समझ लो कि जिसका खर्चा कम है वो ज्यादा कमाता है, बराबर। ये समझे? अब एक और एंगल देता हूँ, ये तो उदाहरण मैंने समझा दिया, चलो एक और एंगल आपको समझाता हूँ। वो एंगल समझो तो आपको और कॉस्टिंग का महत्व समझ में आएगा। मेरे को बताओ कि सपोज मैं एक बिजनेसमैन, ठीक है, और आप लोग कौन हो? तो आप कोई प्रोफेशनल हो जो हम लोगों को एडवाइस देते हो, कंसल्टेंसी सर्विस देते हो। अब मेरा आपसे सवाल है कि मेरे को मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या करना है? प्रॉफिट बढ़ाना है। तो आप मेरे को सलाह आपको, यू गिव मी द एडवाइस। चलो यू एज अ कंसल्टेंट बताओ मेरे को, ठीक है सर आप, हम लोग कंसल्टेंट नहीं है, स्टूडेंट है, बट मान लो एक बार क्या आप कंसल्टेंट हो,
वाह, क्या है? एक्सपेंसेस कम कर दो। आदमी होशियार है, अभी जो एग्जाम्पल था ना उसी में से उठा लिया। मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीन में था। नहीं, बात सही है, और ये अलर्टनेस होनी चाहिए। सभी का पहला जवाब यही आना चाहिए, बट दूसरे दो रास्ते बताओ। प्राइस बढ़ा दो, हाँ, ये एक्सपेंस कम करो, कॉस्ट कम करो, सेम। प्राइस बढ़ा दो, और हाँ, नया रास्ता है, चेंज इन प्रोडक्ट। बट आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट में चेंज करने से जरूरी है कि सक्सेसफुल है? अच्छा, चेंज इन प्रोडक्ट मींस फीचर्स चेंज करो। मैं तो सोचा प्रोडक्ट ही चेंज करो, प्रोडक्ट के फीचर्स अपग्रेड करो। हाँ, ऐसा बोलो, फीचर्स को इंक्रीज करो, क्वालिटी बढ़ाओ, है ना, उसका अट्रैक्शन बढ़ाओ। अभी वेफर बेचते थे पहले सिंपल से, ये बालाजी वाले सॉल्टेड वेफर एंड मसाला वेफर, अब उसकी जगह कहाँ कहाँ आप पहुंचे देखो। अभी वेफर में क्रीम एंड ऑनियन चल रहा है, वो तड़का चल रहा है। वेफर की ही 10 वैरायटी है बालाजी के पास आज के दिन, बराबर। ये क्या है सर? तो उन्होंने फीचर्स चेंज किए ना सर। कहाँ से लाए? कुछ नया नहीं लाए, लेस का कॉपी मारे। बट लेस जो है ना, वो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करता है, ये बंदा है ना कम प्राइसिंग चार्ज करता है। दूसरा लेस वाला है ना, सैफ अली खान को रखता है एडवर्टाइजमेंट, ये बंदा एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करता है। तो खर्चा अल्टीमेटली, प्रॉफिट तो दोनों सेम ही कमा रहे हैं। लेस वाला 25 रुपए में जो बेच रहा है, ये बंदा 10 रुपए में बेच रहा है, या 20, वो वाला 20 में बेच रहा है, ये 10-12 में बेच रहा है, उससे ज्यादा क्वांटिटी देता है। लेस का वेफर लो, उसकी क्वांटिटी देखो, उतने रुपए में आप बालाजी का वेफर लो, उसकी क्वांटिटी देखो, ज्यादा आएगी, कीमत भी कम है, बराबर। और क्वालिटी आपको दोनों की, नो डाउट, लेस की थोड़ी 10% ज्यादा अच्छी लगेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना, बालाजी की कम भी नहीं है। बट उसका सेविंग कहाँ हो जाता है मालूम? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 0 है उसकी। आपने देखा कहीं भी बालाजी का एड देखा ना सर? एकता कपूर बालाजी, बालाजी प्रोडक्शन वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बालाजी वेफर्स की बात कर रहा हूँ, एकता कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बालाजी का एडवर्टाइजमेंट 0 है, बट माउथ पब्लिसिटी से चलता है, बॉम्बे तक उसकी वेफर जाती है। पूरे गुजरात में आई थिंक हार्डली कोई ऐसी जगह होगी जहां वो नहीं मिलता, मोस्टली सभी जगह पे मिलता है। एटलीस्ट हाईवेज तो और बड़े बड़े सिटीज तो उसने कवर कर ही लिए। हाँ, अभी कुछ जगह गोपाल चल रहा है, हाँ वो है, उसका भी चल रहा है, नानी है। और लोकल तो बहुत सारे ब्रांड्स आके गए, बट ये एक आदमी ने टक्कर दे दी। क्यों सर? कैसे किया उसने? प्रॉफिट उसका भी बढ़ा ना। मैं आपको एक, आपने जवाब नहीं दिया बट कोई इनडायरेक्टली बोला था, मैं उसमें से बता रहा हूँ, कोई डिस्काउंट बोल रहा था कि डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देने से होगा क्या? ये होगा, डिस्काउंट देने से ना क्वांटिटी बढ़ेगी। आजकल चला है फैशन, डिस्काउंट दे दो सर, है ना। पहले 50 ग्राहक को इतना डिस्काउंट, फिर वो पहले 50 मिल जाते हैं उनको, डिस्काउंट दे दिया, क्वांटिटी मिल गई। बट है ना, बच्चे लोग अभी आप कॉस्टिंग समझ नहीं है। ये है ना, ये जो डिस्काउंटिंग है वो सब है ना, प्राइसिंग डिसीजन है। और प्राइसिंग डिसीजन से क्या होता है अल्टीमेटली, बताओ मेरे को? प्राइसिंग डिसीजन की इम्पैक्ट क्या होती है कि अगर आप प्राइस एकदम कम कर दोगे तो है ना, आप में से कोई सिंधी है? सिंधी, सिंधी कोई नहीं? इधर ऑनलाइन वाले भी कोई सिंधी है भाई? अच्छा, लो, क्या बात है। सिंधी लोग है ना, मैं आपको उनका उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बड़ौदा में मंगल बाजार करके एक जगह है, उसमें आप देखना दुकानें, इतनी सारी दुकानें बाजू बाजू में, और है ना कॉम्पिटिटिव प्राइस है। ये सपोज 125 में दे रहा है ना, तो बाजू वाला 122 में डन कर देगा, ले जा चल, 3 रुपया कम।
अरे ऐसी चीज आपके घर के आजू बाजू से लोगे ना तो 150 200 में आएगी, वहां 125 में डायरेक्ट विदाउट बार्गेनिंग मिल रहा है, और बार्गेनिंग करोगे 120-22 में मिल जाएगा। वो 5 रुपए में तो 10 क्वांटिटी बेच देगा, 5 रुपया भी प्रॉफिट मिला ना उसको तो वो बेच देगा, है ना। सिंधी लोगों का ये कैलकुलेशन ऐसे। हाँ, प्राइसिंग डाइल्यूट कौन करेगा, मतलब सिंधी करेगा सर, और कोई है? हाँ, दूसरे नॉन सिंधी भी करेंगे। उदाहरण दो ना सर, धीरू भाई अंबानी, ऐसा। हाँ, है ना। प्राइसिंग में दो स्ट्रेटेजी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग। क्या नाम है? पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है मैम, एकदम सस्ती प्राइस से मार्केट में एंटर हो जाओ, नुकसान करके भी एंटर हो जाओ, बड़े ना पूरा मार्केट कवर करो, एंड फिर क्या करो, धीरे 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 करके प्राइस बढ़ा दो। आप सोचो आज के टाइम में जियो ने भी क्या किया, यही तो किया। पहले 2-3 साल है ना जल से करा दिए, सभी को फ्री फ्री फ्री, सभी जियो में आ गए। अब लगा रहे 700 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, अब लगाओ। अभी कस्टमर बेस किसका कितना है उसके पास, मोर देन 25 करोड़ कस्टमर्स आर देयर यूजिंग रिलायंस जियो। अब सभी के पास से 300 रुपया भी लेना महीने का, तो 7,500 करोड़ का उसका रेवेन्यू होता है महीने का। पूरे साल का निकाल दो, 80-90 हजार करोड़। उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3.5 लाख करोड़, बराबर। ये तो सिर्फ एक सेगमेंट है जिसमें वो मोबाइल नेटवर्क है। अब तो क्या, ये हमारे क्लास में इंटरनेट भी उसका चलता है, मेरे घर में भी इंटरनेट उसका चलता है, हर घर घर में आदमी बैठा है, बराबर। घर का बिल 300 रुपया नहीं आता है, घर का बिल तो 800 आता है। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अब तो टीवी भी उससे चलता है हमारा, तो उसमें ज्यादा अमाउंट का पैक लेना पड़ेगा, तो 800 रुपए का खर्चा है या 1000 रुपए का खर्चा है, आप देखो। तो ऐसे भी और कितने कस्टमर है, मीन्स एक साल में वो 1-1.5 लाख करोड़ रुपया कमाता है, ये तो सिर्फ कस्टमर से सीधा सीधा। उसके बाद वो रिलायंस जियो पे आप अपनी ऐड करो, उसके इंटरनेट पर ऐड करो, वहां से और रुपए, मीन्स है ना, खजाना मिल चुका है उसको। बड़े ना वो खजाना लाने के लिए 3.5 लाख करोड़ का आप डेप्ट लेने का डेयरिंग चाहिए। कितना? 3.5 लाख करोड़। पहले तो 3.5 लाख देखे हैं, फिर करोड़ देखे हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है। इतना खर्चा करके बैठा है आदमी, तो फिर कमाए या ना कमाए, है ना। जितना बड़ा साहस उतना बड़ा परिणाम, उतना बड़ा रिजल्ट, उतना बड़ा मुनाफा। हायर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट, ऐसा है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये सब है ना प्रॉफिट बढ़ाने के रास्ते। क्या? प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है ना प्राइस कम करके डिस्काउंट करो। तो एक ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट रास्ते है। यहाँ प्राइस बढ़ा दो, सपोज आपके यूनिट 1 लाख ही बिक रहे हैं, अब आप उसकी प्राइस बढ़ा दो, 1 लाख की जगह में, सॉरी पर यूनिट प्राइस मेरी 500 है, 500 का मैंने 600 कर दिया, क्या हो जाएगा? बड़ौदा डेयरी क्या कर रही है, उसको मालूम है सब लोग दूध तो लेंगे ही लेंगे। अभी आज हमने छाछ का प्राइस मैंने देखा 11 रुपए की थैली होगी, पहले 10 की थी, उससे पहले 8, 6, 5, 4, 3, 2.5 रुपए में हमने ली है। मेरे को याद है, मैं बच्चा था ना, 2.5 रुपए में थैली लाता था, 500 ml, 5 रुपए में लीटर मिलती थी। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि इनिशियली बड़ौदा डेयरी ये प्राइस है ना, ये जो छाछ है ना, छाछ जो बनती थी ना, गटर में डालती थी। छाछ कौन पिए यार, उनको पूछो, सौराष्ट्र में जाके आए, मालूम पड़े हर घर आदमी छाछ पीता है, 1-1.5 लीटर। है इधर कोई सौराष्ट्र का है? काठियावाड़ी बात है, मैं सिंधी पूछा कोई नहीं है, काठियावाड़ी पूछा कोई नहीं है। काठियावाड़ में हर एक आदमी, हर एक घर में क्या छाछ बनती है। तो फिर बड़ौदा डेयरी ने सबसे कम दाम में उनकी ये बाय प्रोडक्ट चालू की कि भाई गटर में डाले, उससे बेटर है 1-1.5 रुपए का खर्चा करके प्लास्टिक की थैली बैली में पैक करके मार्केट में ले आए 2-2.5 रुपए में। दूध तो देने जाते ही, ये तो छाछ भी लेके जाएंगे, जो बिका। और आज उसकी है ना क्रीम प्रोडक्ट है वो, है ना। जीरा छाछ की थैली में तो प्रॉफिट कमा रहे हैं दूध से ज्यादा, ऐसा। हाँ, जीरा छाछ की थैली कितने में मिलती है सोचो? 6 रुपए में। कितना ml आता है? 200 ml। 200, 190 या 200, 200 गिनो ना अभी, मेरे को बताओ। 5 बार 200, उसका मीनिंग 1 लीटर हुआ, तो 30 रुपए में छाछ जा रही है लीटर।
और रेगुलर छाछ कितने में जा रही है? 22 रुपए में लीटर, ये 30 रुपए में जा रही है लीटर, समझो 6 रुपए में एक पैक, बराबर। और है ना, 2-3 लोग मीन्स गर्मी में तो लोग 2-3 पैक पी लेते हैं छाछ के, बराबर। इधर क्या दारू बंदी है, छाछ बंदी नहीं है, लगाते हैं उनाड़ा में, बहुत चलता है, बराबर। बट मेरे को क्या समझाना है कि आप प्राइस बढ़ाओ, दैट इज वन वे। दूसरा, प्राइस कम करके क्वांटिटी बढ़ाओ, दैट इज द सेकंड वे। यहाँ सिंधी लोग कमाते हैं ये रास्ते से। रिलायंस का पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी इधर ही चल रहा है। प्राइस बढ़ाना ये मोनोपोली के बिना इम्पॉसिबल है। अगर आपकी मोनोपोली ना होना तो प्राइस बढ़ाना तकलीफ वाला है। मोनोपोली किसको बोलते हैं? आपकी प्रोडक्ट इतनी ग्रूम हो चुकी हो ना कि मार्केट में उसके जैसा कोई सप्लायर ही ना हो, उसको बोलते हैं मोनोपोली, ऐसा। हाँ, जब सचिन तेंदुलकर अपने फुल फॉर्म में था ना, तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ना, ही वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट वाज मोनोपोली। 70s के ऊपर के एक्टर्स में अभी जो बच्चन का रोल है ना, मोनोपोली। दूसरे भी 70s प्लस वाले एक्टर है, उनको नहीं मिलता है, इसको उसको काम नहीं खुटता है, वो बंदा टोटली ऑक्यूपाइड रहता है, बराबर। मोनोपोली में पहुंच चुका है। मोनोपोली में पहुंचने के लिए करना क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको इतना ग्रूम कर लो कि फिर मार्केट में कोई ऐसा बंदा ही ना रहे कि भाई ये टाइप का आपको दे पाए, बराबर। तो फिर वो प्राइसिंग लेगा, बराबर है। तो मैं तो सर्विस की बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन इज देयर इन अ सर्विस सेक्टर, बट प्रोडक्ट में भी पॉसिबल है। कुछ चीजों में मोनोपोली होती है, कोई दूसरा होता ही नहीं, बराबर। तो वो एक चीज है। तो ये प्राइस है ना बढ़ाना उनके पास का, उनका काम है जिनके पास मोनोपोली। ये क्वांटिटी कम करना हर एक का, मीन्स क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्राइस कम करना हर एक का चॉइस है, बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें जाते हैं। फिर एक ये है फीचर्स ऐड करना, बट है ना, फीचर्स ऐड करने में खर्चा बढ़ जाता है। इसने सजेशन तो दिया कि फीचर्स ऐड करो सर, मस्त बना दो। अब मस्त बनाओगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर देखेगा महंगा हो गया, आदमी महंगा हो गया, ऐसा लगेगा। बट है ना, गुजराती में एक कहावत है, अभी नई नई बनी है, मोड़ी लेवी पण ओड़ी लेवी। सुना है ऐसा? मोड़ी लेवी पण ओड़ी लेवी। ओडी इज द नेम ऑफ ए कार, 33 लाख की आती, 30 लाख प्लस। लेट लेने का, बट लेने का तो ओडी लेने का है ना, ये कहावत है, बोलने के लिए ठीक है। बाकी वही बंदा ये कहावत बनाने वाला है ना, मारुति में घूमता होगा, बराबर है ना। कहावत बनाना तो क्या है, जहां ना पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि, जहां सूरज ना पहुंच पाए ना वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो कवि ऐसा बोलते हैं, बराबर, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये जो आप फीचर्स बढ़ाने का बोल रहे हो वो अच्छी बात है, बट उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो रास्ता कौन सा है बेस्ट? ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट। ये ना एकदम देसी, विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट यू आर डिक्रीजिंग द कॉस्ट। अच्छा ऐसा, हाँ। खर्चा बढ़ाने की जगह खर्च करके खर्चा कम करते हो। सब खर्च करके खर्चा कम कैसे करते हो? तो आप हम लोगों को अपॉइंट करते हो, या आगे जाके जो आप क्वालिफिकेशन होल्डर बनोगे उन लोगों को लोग अपॉइंट करते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं लोगों के वहां, कंपनियों में जाते हैं, घर में जाते हैं, बातें करते हैं, आपका कॉस्टिंग कैसा चल रहा है, क्या खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, पूरा एनालिसिस देखते हैं। फिर हमें ना 2 सलाह देते हैं कि भाई ये आपके खर्चे ऐसे हैं जो वैल्यू एडेड कॉस्ट, मीन्स जरूरी है, ये खर्चे करने से बेनिफिट, एंड ये खर्चे ऐसे है जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, ये खर्चा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये मैं प्रोजेक्टर लाया, ये मैं लैपटॉप लाया, ये राइटिंग पैड लाया, ये एसी लाया, ये बेंचेस लगाए, ये मेरे लिए वैल्यू एडेड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये खर्चा करता हूं तो मेरे को रिटर्न मिलता है, बेनिफिट मिलता है। कैसे सर? तो भाई स्टूडेंट आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, उनको एक एटमोस्फियर मिलता है, उनको एक ऐसा पूरा सेटअप मिलता है, बराबर है। एक वो देसी वाला बोर्ड वाला सिस्टम है, उससे तो बेटर है। और दूसरा, इसमें फायदा क्या है, जो जो लिखा है सब कुछ स्टोर रहता है। सो कल उठ के ये टॉपिक खत्म हो गया और मेरे को रिवाइज कराना है, तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा था
सब चीजें आपको दिखा दिखा के मैं रिवाइज कराऊंगा। वो बोर्ड पे लिखा है तो हम ही उसको हटा देते हैं। अब उसका रिवीजन कराने का तो कैसे होगा, फोटो दिखाने पड़ेंगे या फिर नया लिखना पड़ेगा। अब यहाँ फायदा है ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि कॉस्ट कम कैसे करने की सर, ये खर्चा मेरे क्लास के लिए जरूरी है तो मेरे लिए ये वैल्यू एडेड कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट तो मेरे को मस्ट लेवल पे इंकर करनी है, कंपल्सरी करना है। बट कुछ खर्चे ऐसे जो मैं रोक सकता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज एक ब्रोचर मस्त बना के दूंगा, 6 पेज का 8 पेज का, पहले क्लास का नाम लिखूं मस्त, फिर लास्ट में हम सब पार्टनर्स वगैरह के फोटो, हमारे बखान, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ व्यूज कि ये सर तो ये है, ये सर तो वो है, वो भी बखान, फिर कुछ रिजल्ट्स पास्ट टाइम पे। अब आप है ना मेरा फेसबुक का पेज देख लो, अगर आप होशियार हो ना तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। फेसबुक में हमारा डे क्लास का एक पेज है, डे क्लासेस फॉर जीएम, वो करके देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। हर 6 महीने को एग्जाम होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद है ना न्यूज़पेपर में फोटो आते हैं, उसमें देख लो हमारे कितने। हमारा और कैब का आप देख लेना, यू विल कम टू नो के बड़ौदा में है ही नहीं ये दोनों के अलावा कोई, या तो उनके वहां पहले 3 नंबर होते थे या तो हमारे 3 नंबर होते थे। अब 6 ऑल 6 हमारे ही होंगे। आर यू गेटिंग? तो ये होते थे, उसका रीजन क्या था, हम लोग इतने सालों से इसमें पढ़े हैं, मालूम है, ए टू जेड मालूम है इधर का। इधर जहां जहां आर्टिकलशिप से लेकर के जो जो जरूरी है ना, आपकी सब चीजें मालूम है, तो बेटर है। अब है ना, मैं चाहूं तो मेरा एक ब्रोशर बना सकता हूँ। अब एक ब्रोशर बनाने का कॉस्टिंग आता है, कलरिंग में कराऊंगा तो है ना 10 पेज का एक पेज, एक साइड बनता है 10 रुपए का, प्रिंटिंग मस्त कराऊं तो 60 रुपए का तो एक ब्रोशर बनेगा। अब मैं आपको दूंगा, आप आओगे, फिर आप क्या करोगे देखो। अब ये ब्रोशर का क्या होगा आगे जाके सर, कहीं ना कहीं पैकिंग में यूज होगा, या कोई पुट्ठा चढ़ाने में यूज करेगा, या फिर पस्ती में जाएगा। अब 60 रुपया खर्च करके मैं पस्ती में डालूं, बेटर है कि ये ब्रोशर बनाऊं बट सॉफ्ट फॉर्म में दूं आपको। देख भाई, देख ले, 60 रुपए का खर्चा क्यों करूं मैं, व्हाट्सएप में मैं ना जाऊं, सेम चीज बनेगी मस्त, दिखेगी भी मस्त, बट है ना मोबाइल में दिखेगी, तू मैक्सिमम डिलीट कर सकता है, उससे ज्यादा क्या है ना। तो अब ये मेरा खर्चा है ना, मैं छपाता हूं ना, वो नॉन वैल्यूएड है। बट बनवाता हूं ना, उसके लिए 3,000 का 5,000 का 10,000 का खर्चा करके बनाने का, प्रोफेशनली बनवाया, वैल्यू एडेड है, प्रॉब्लम नहीं है। बट छपाऊंगा ना, नॉन वैल्यू एडेड। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या है मालूम, कंपनी कंपनी जाके, घर घर जाके, हर एक जो भी बिजनेस यूनिट है वहां जाके समझाएगा, देख भाई तू एक बार मेरे को बता तू क्या खर्च कर रहा है, उसमें से मैं तेरे को बताऊंगा ये तू जरूरत से ज्यादा कर रहा है, ये जरूरत से ज्यादा कर रहा है, ये है ना, ये जरूरत से कम कर रहा है भाई, इधर नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ चीजों में है ना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं गया था अहमदाबाद, 2007 की बात कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए सीए फाइनल। उस टाइम है ना एक सब्जेक्ट कॉस्टिंग, उधर एक बड़े क्लासेस है नवकार कर, वहां मैं पढ़ा था सीए फाइनल का कॉस्टिंग, एक सब्जेक्ट का 7,500 2007 की बात कर। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था डीटी डायरेक्ट टैक्स, एक सब्जेक्ट का 7,500। तीसरा एक सब्जेक्ट पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स, एक सब्जेक्ट का 4,500 रुपया उस टाइम। चौथा भी था बट वो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि सब टाइमिंग वाइमिंग क्लैश होते थे और उतना सब साइड नहीं हो पा रहा था, बट 4 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ने गए होते थे। और डे 1 से पहले दिन पे फी पूरी दे देने की। और ये ऑप्शन है ना सिर्फ आउटसाइड अहमदाबाद वाले बच्चों के लिए ही था, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। बाकी अहमदाबाद में पढ़ना है तो ऑल 4 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी उधर ही बनना। अब है ना ये खर्चा जो था ना मेरे कैरियर में जरूरी था। मेरे फादर तो फार्मर है, पैसे ही नहीं थे, बोरो किए थे कहीं से, मेरे को मालूम नहीं। जब मैं कमाने लगा ना तब मालूम पड़ा कि पापा ने पैसा लिया था कहीं से, लिया था, बोरो किया, मेरे को बोला नहीं था बिल्कुल, हाँ बेटा कर लेंगे। उधर मेरे को एक घर, एक रूम लिया था अहमदाबाद में, उस टाइम उसका किराया था 1,500 रुपये एक महीने का।
और एक रूम में हम 3 लोग एक एक सेक्टी में सोते थे, एक रूम के अंदर 3 लोग। फिर एक टाइम खाने का 50 रुपया होता था उस टाइम। मैं भी मालूम था पापा को तकलीफ होगी, मैं एक टाइम खाता था उस टाइम। इधर हर 2 वीक पे बड़ौदा आ जाने का, घर पे मीठा मरचा की पूरी, हांडवो ये सब ले जाने का उधर। पहले 2-3 दिन तो वो घर से ले जाता था, उसमें खाता था। फिर ये मीठा मरचा की पूरी है ना 15 दिन तक चलती थी। तो सुबह क्या करने का, एक दूध का थैली मंगा देने का 500 ग्राम, 500 ml का, और शुगर ले आने का। गर्म करने का भी कुछ नहीं था, ऐसा ही कच्चा दूध, शुगर डालो, हिलाओ, और दूध के साथ वो पूरी खा लो, खत्म। सुबह का नाश्ता हो गया, खाना हो गया, खत्म। मेरे को पापा 300 रुपए देते थे उस टाइम, मस्त एसी लाइब्रेरी, बेटा उधर पढ़ना। तो 300 रुपए का पूरा महीने का खर्चा एसी लाइब्रेरी, उसमें 5 रुपए की चाय, टोकन लेना पड़ता था, ऐसा रुपया डालो ना तो वो मशीन में से चाय निकल। तो ऐसा समझ लो कि 150 रुपया चाय का होता था, 300 रुपया मेरा लाइब्रेरी का होता था। फिर स्कूटर लेके गया था इधर से उधर, पेट्रोल था बट सस्ता था उस टाइम, और जगह भी ऐसे ढूंढी थी कि क्लास के आजू बाजू। बट मेरे को याद है 40 से 50 हजार का खर्चा हुआ था मेरा। बट वो खर्चा किया ना, तो आज मेरा कैरियर है। मेरे को मेरा नाम सीएमए से जाना जाता है, और वहां जो कॉस्टिंग पड़ गया है उसके बाद सीए फाइनल की भी एग्जाम दी, सीएमए फाइनल की भी दी, दोनों दी। नवंबर में सीए फाइनल की दी, दिसंबर में सीएमए फाइनल की दी। सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक आया मेरा। सीए फाइनल बाकी था उस टाइम भी, बाकी था अभी भी बाकी है। बट मेरे को क्या पता ना, पैसा इन्वेस्ट किया ना गैर करेलू फोगट जतू नहीं। मेरा कैरियर कॉस्टिंग पे, आप समझ लो। तो मेरे को समझाना क्या है, वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड मैंने समझा, कॉस्टिंग का महत्व समझा। हम लोग अकेले हैं जो इंडस्ट्री में जाके लोगों को बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि भाई है ना, एक मिनट बच्चे, मेरे को आपको ये समझाना था कि कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है। तो कंपनी में जाके है ना हम खर्चों को कम कर देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आपके घर में मैं आऊँ ना और 1 घंटा बैठू आपके फैमिली के साथ, एक मीटिंग रखूं, आपके पापा को बोलूं, मम्मी को बोलूं कि आप क्या क्या खर्चा करते हो, कितना होता है बताओ, लिस्ट बना के बैठो। 2-3 दिन पहले से मैं आपको बोल दूं कि मैं आ रहा हूँ, लिस्ट बना के बैठो। एंड फिर मैं आपको एडवाइस दूं कि ये खर्चे की जगह ये करो, इसकी जगह ये करो, इसकी जगह ये करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मंथली खर्चा अगर जितना आ रहा है ना, उसमें 20 से 30% खर्चा मैं कम कर सकता हूँ। घर की बात कर रहा हूँ अभी, कंपनी में अलग बात है। हाउस होल्ड एक्सपेंस को मैं 30% गिरा सकता हूँ। कंपनी का भी, कंपनी किस कंपनी क्या बना रही है वो देख के मैं बता सकता हूँ कि इतना खर्चा हो सकता है। उससे ज्यादा हो रहा है ना तो ज्यादा कर रहे हो आप। सर ये कैसे मालूम पड़ता है? तो हमको पढ़ने में ऐसी टेक्निक्स आती है, वो टेक्निक से आप है ना खर्चे को कम कर सकते हो। आप जान सकते हो कि ये खर्चा है ना जरूरी नहीं है और ये खर्चा जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज एक बड़ी कंपनी है, उसमें ऐसी सिस्टम चल गई कि सपोज कोई एम्प्लॉय है ना, उसका बर्थडे हो, 50 एम्प्लॉय का स्टाफ हो, बर्थडे हो तो है ना एक केक लाने की, अब 50 लोग हैं तो 2 किलो की केक लानी पड़ी। अब 600-700 रुपए की किलो आती है तो 1500 की तो केक आएगी। फिर क्या, सभी 50 लोगों को कुछ नाश्ता खिलाने का, 2-2 समोसे, 2-2 सैंडविच ऐसा भी करे, और पेप्सी पेप्सी कराए तो पर पर्सन 100 रुपए का खर्चा हो जाता है ना। अब 100-100 रुपए का वो खर्चा, 50 लोगों का 100 रुपए के हिसाब से 5000, 1500 की केक, है ना। और दूसरा ये जो जलसा हो ना, वो नॉन वैल्यू एडेड टाइम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं पगार देता हूँ बट बंदे काम नहीं कर रहे, जलसा करे, हैप्पी बर्थडे करे। अब हमारे एक सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट ने देखा कि ऐसा हो रहा है यार, ये तो 5000 का धुआं हो रहा है समोसा और उसके अंदर, दूसरा ये केक में हो रहा है 6500 का। हमारे वो सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक सलाह दी कि सर पर एम्प्लॉई 6500 का खर्चा है, 50 एम्प्लॉई है, 6500 मल्टीप्लाइड बाय 50, सालाना ये खर्चा तो फिक्स ही है, एम्प्लॉय एक्सपेंस के तौर पे आप डालोगे इसको। एक सलाह मानो हमारी। उन्होंने बोला क्या, जिस एम्प्लॉय का बर्थडे हो ना उसको आप 1500 का चेक दो, बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसका बर्थडे है वो बंदा ये 1500 में अपने फैमिली को बाहर डिनर खिलाएगा, और उसको बोलना कि अब देख कंपनी तेरे बर्थडे सेलिब्रेट तेरे को देके कर रही है, अब दूसरों को नहीं खिलाएगी, उनको उनके बर्थडे पे मिलेगा। ठीक है, हर एक को अपने बर्थडे पे 1500 मिल जाएंगे। अब आप सोचो कंपनी का कितना रुपया बचा, 6500 खर्चा हो रहा था, 1500 में खत्म हुआ, 5000 बचा, 50 एम्प्लॉई, 5000 इंटू 50, 2.5 लाख रुपया। ये एडवाइस की फीस हमको कितनी मिली? आप सोचो कंपनी का 2.5 लाख का खर्चा एक एडवाइस पे हमने बंद करा दिया। ओ, तो फिर हम मांगेंगे इतना देंगे? हाँ दे सकते हैं, है ना। आपका बार्गेनिंग पावर चाहिए, सामने वाले को आपको अपना महत्व समझाना है कि भाई मैं हूं ना, बहुत बड़ी बात है। तेरी कंपनी का खर्चा है ना एक लेवल से बहुत डाउन लेके आऊंगा, चल। और कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट तो हमारे इतने कॉन्फिडेंट है, कंपनी को पहली मीटिंग में बोलते 20% खर्चा कम होगा, उसका 10% ले लूंगा, दैट इज माई फीस। और उसका 2 करोड़ का खर्चा कम करे और उसका 10% हो तो 20 लाख हो जाए। 500 करोड़ का खर्चा कम करे, उसका 20% करे, सोचो। नो डाउट सब लोग रेडी नहीं होते क्योंकि उनको ग्रेविटी मालूम है, बट वो लोग अच्छी हैंडसम फीस देते हैं, बहुत हैंडसम फीस। और है ना, मैं बताऊं चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक रिस्पेक्ट है, मैं ना दी नहीं बोल रहा हूँ, बट है ना कॉस्ट अकाउंटेंट में भी जो कॉम्पिटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, उसका जो रिस्पेक्ट है ना वो इतना गजब है कि कंपनी के डायरेक्टर्स उठ के आते हैं उनको रिसीव करने के लिए, सर आ रहे हैं, आओ आओ सर। हमारे बड़ौदा के एक शिरीष दीवान जी सर है, सबसे पुरानी फर्म है, 50-53 साल से उनका सीएमए का प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस है, अभी 86 ईयर के स्टिल प्रैक्टिसिंग। अब वो बंदे जब भी, रिलायंस के ऑडिटर वो है, बराबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल की बात करो। अब वो जब कंपनी में जाते हैं, ऐसी जीएनएफसी का काम उनके पास है, जीएसएफसी का उनके पास है, कंपनी में वो जाए ना तो उनको लेने डायरेक्टर आए, है ना, सीएफओ आए, सर आ रहे, सर आ रहे। एक विजिट आधा घंटा मिला के हाई हेलो करके आए ना, तो वो सिर्फ आधा घंटा जाने का, सर आए बस, उसका 40,000 मिलता है उनको, सर आए बस उसका। एडवाइस की फीस अलग होती है, सालाना कॉस्ट ऑडिट की फीस अलग होती है, बराबर, सिस्टम की फीस अलग होती है, बहुत अलग अलग टाइप के चार्जेस। उनको तो सिर्फ बिल बना के देने का, सामने वाला पेमेंट करेगा, बट देगा ही ना पेमेंट, क्यों? उसके रुपए बचते हैं ना, ये आएगा ना तो खर्चे कम करेगा। अब आप सोचो एक बनिया क्या सोचेगा, या फिर एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा? खर्चा कम करने के लिए खर्चा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो कम करने का खर्चा, जो जितना खर्चा हो रहा है ना, सपोज मेरा वो खर्चा कम करने का खर्चा कितना है, सपोज 1 लाख रुपया दे रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट को, और वो मेरा कितना खर्चा कम करा रहा है, 50 लाख, तो इट इज वर्थ एक्सपेंडिंग, करना ही चाहिए। ये हमारा रोल है ना। हमको मालूम ही नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटेंट करता है क्या, अभी सीए मालूम है सर, ऑडिट करने आता है, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स देखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड्स बने वो देखेगा, कुछ रिकॉर्ड्स बनाने में गड़बड़ी की है, गलत खर्चे डाले वो देखेगा, फिर कुछ इनकम टैक्स की प्रोविजन के हिसाब से जो भी खर्चे करने हैं वो किए कि नहीं वो देखेगा, डिडक्शन डिडक्शन इनकम टैक्स में आता है वो बराबर लिया है वो देखेगा, पीएफ ईएसआई ये सब बराबर काटा है वो देखेगा, मीन्स लॉ में लिखा है वो बराबर किया है कि नहीं वो देखेगा। उसका काम क्या है, एक तरफ लॉ लिखा है और दूसरी तरफ वो कंपनी फॉलो करती है कि नहीं, वो चीजें सिर्फ इधर इधर देख के टिक करता है। हमारा क्रिएटिव काम है, हम जाएंगे, हर एक कंपनी का काम अलग होगा, हमको देखना है कि भाई ये खर्चा जरूरत से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस कम करो, सिस्टम बिठाओ, और सिस्टम ऐसे बिठाते ना खर्चे कम होते ही होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स अ ग्रोइंग स्टेज, बराबर। एक मिनट, चलो, तो ये हमारा काम है भाई, क्या, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए खर्चा कम करना, दैट इज अवर मेन सिग्निफिकेंस, हमारा मेन ये काम है। उसके अलावा हमारा काम क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये तो खर्चा कम करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है मालूम, प्राइसिंग। सर ये क्या होता है प्राइसिंग? चलो, अब हम सर्विस दे रहे हैं सीएमए फाउंडेशन,
उसकी एक फीस डिसाइड की है ना, वो फीस कैसे बनती है मालूम? कैसे बनती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे बनती है। मेरे को कॉस्टिंग में क्या क्या लेना पड़ेगा? ये प्रीमाइसेस है, उसके खर्चे होंगे। ओन्ड प्रीमाइसेस होगी तो डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, भाड़े की होगी तो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, लाइट बिल, मीन सॉरी टेलीफोन बिल जिसको मोबाइल बिल बोलते हैं, फिर ये इंटरनेट का खर्चा, फिर ऐसे तो कितने सारे, बहुत सारे खर्चे। देयर आर मेनी 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 कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, फैकल्टी कॉस्ट, प्रोजेक्टर से लेकर के ये सब चीजें, रनिंग मेंटेनेंस, सभी खर्चे आ जाते हैं, बराबर। और उसके साथ रीजनेबल हमारा प्रॉफिट। तो ये दोनों का जो टोटल है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता है सेलिंग प्राइस। इसमें अगर मैं टैक्सेशन एलिमेंट ऐड कर दूं तो प्लस जीएसटी, कुछ लोग नहीं बोलते इतना प्लस जीएसटी, ये हमारा फीस है, बराबर। तो उसमें प्राइसिंग के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसमें ये जो कॉस्ट है ना वो हम कैलकुलेट करके देते हैं। दूसरा, प्राइस क्या रखना है ना उसकी एडवाइस भी हम ही देते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर का काम, प्राइसिंग। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसके कॉस्टिंग के बिना नहीं हो पाएगी। मैं चलो फिक्स कर दूं, कल से चलो सीए में फाउंडेशन का 5,000 फीस, तो भाई कैसे डिसाइड किया तूने 5,000? नहीं सर ऐसे ही, बस ऐसे ही नहीं हो सकता है, हवा में बातें नहीं हो सकती। और जो करता है हवा में बातें वो हवा में ही होता है। बेस होना चाहिए ना, आपके कैलकुलेशन का कोई बेस होना चाहिए। तो कोई भी आपकी जो कॉस्टिंग के बिना आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर कॉस्टिंग तो फिर हर एक आदमी अपने हिसाब से निकाल देगा ना, कैसे निकलेगा? छोटी मोटी का कॉस्टिंग आप निकाल दोगे। मैं पानी पूरी की लारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई 10 रुपए की 5, 10 रुपए की अब 4 कर दी, ये प्राइसिंग की बात नहीं है मेरी। प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मेजर प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसे डिसाइड करती है? तो इसके बेस पे, और उसमें वो हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक नाम बोलता हूँ एक कॉस्ट अकाउंटेंट का, उसका नाम है सुश्रुत मेहता। क्या नाम है? बॉम्बे का है। उम्र 32 या 33 ईयर्स, मेरे से 6-7 साल छोटा है। हु इज ही सर? इज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। हाँ, उसके फादर कौन है? तो इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। बट आपको मालूम, जो भी आदमी कॉस्ट अकाउंटेंट होके फिर प्रैक्टिस करने के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक है ना अपना एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, और उसके फादर का नंबर सिंगल डिजिट में, मीन्स पहले 1 से 9 नंबर के कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया के जो प्रैक्टिसिंग थे उसमें से एक उसके फादर। उतनी पुरानी फर्म है। और उसका लड़का उसके फादर की फर्म में नहीं बैठा है, अपनी अलग फर्म खोली। और उसका एक काम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दैट इज दवाई बनाने वाली कंपनीज, उसका वो क्या करता है, बस प्राइसिंग डिसाइड करता है। मीन्स प्राइसिंग में कॉस्टिंग आ ही जाता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं। और आज के दिन में वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मार्केट में फॉर एवरी 8 मेडिसिन, एक मेडिसिन, हर 8 में से एक दवाई, उसका प्राइसिंग सुश्रुत मेहता डिसाइड करता है। 8 में से एक, इंडिया की बात करें, इंडिया में सपोज 8,000 टाइप की दवाएं है, तो 1,000 दवाई का प्राइसिंग वो डिसाइड करता है। प्रैक्टिस कितनी मालूम? 6 करोड़। अभी कितनी एज है? 6 करोड़ का उसका खुद का ये प्राइसिंग का प्रैक्टिस पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, क्यों नहीं? सब कुछ पॉसिबल। आपका ग्रूमिंग होना जरूरी है। ग्रूमिंग का मीनिंग क्या है? आपकी स्किल्स डेवलप होनी जरूरी है, आपका नॉलेज बढ़ना जरूरी है, और नॉलेज में नो कॉम्प्रोमाइज, ये याद रखना, ठीक है। सो मेरे को क्या समझाना है, ये प्राइसिंग इज अवर वर्क, ये कॉस्ट घटाना ये हमारा वर्क है, ये हमारे मेन वर्क है। अब आपको एक और टॉपिक में मैं आगे ले जाता हूं, ये दूसरा है कॉस्टिंग शब्द। ये क्या होता है सर?
कल हमने कॉस्ट पढ़ा था, आज हम कॉस्टिंग पढ़। कल हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? तो मैं ना कभी मस्ती मस्ती में बोलता हूँ कॉस्टिंग इज टाइम पास, बट सच में ऐसा नहीं है। ये टाइम पास का टी जो है ना वो टेक्निक है, एंड पी का मीनिंग है प्रोसेस। सो व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस। किसका? फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट डिसाइड करने की टेक्निक एंड कॉस्ट डिसाइड करने का प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट क्या था? रिसोर्सेज एक्सपेंडेड फॉर योर ऑब्जेक्टिव। जबकि कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज नथिंग बट टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। सर क्या होता है ये? तो पहले आप ये समझ लो, एसरटेन करना मीन्स क्या करना? तो डिसाइड करना, नक्की करना। क्या नक्की करना? कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नक्की करनी, डिसाइड करनी। अब उसके लिए जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो या फिर जो भी स्टेप्स प्रोसेसेस यूज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्ट शब्द अलग था जबकि कॉस्टिंग अलग है। कॉस्टिंग इज व्हाट? अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। सर बीच में एंड है या और है? एंड है। टेक्निक भी है, एंड है, प्रोसेस। सर बीच में एंड की जगह और हो तो? अब मैं उदाहरण देता हूँ। दोस्त तेरा नाम क्या? हाँ, रविंद्र। तेरा? हार्दिक। अब मैं ऐसा बोलता हूं, रविंद्र एंड हार्दिक आर इनवाइटेड एट माय बर्थडे पार्टी। क्या मीनिंग होगा कि भाई रविंद्र एंड हार्दिक दोनों 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 इनवाइटेड। बीच में और कर दूं तो? रविंद्र और हार्दिक इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी। मीन्स कि आप दो डिसाइड करना किसको आना है ना? कंकोत्री में नहीं लिखते व्यक्ति एक व्यक्ति दो। अब फैमिली 4 का है, 2 व्यक्ति लिखा है, मीन्स आपको इनविटेशन है बट कितनों को बुलाया? सिर्फ 2 लोगों। ऐसा। तो ये और का मीनिंग क्या है? ये या फिर ये, जबकि एंड में दोनों बराबर है, सहकुटुंब जैसा है ना? एंड वाला क्या है? तो दोनों। तो कहने का मीनिंग जब कॉस्टिंग की बात है तो उसमें ये दोनों चीजें आती है कि टेक्निक एंड प्रोसेस। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि टेक्निक किसको बोलते हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोसेस किसको बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने पढ़ी बट अंदर क्या है सर? तो सबसे पहले हम प्रोसेस किसको है वो बोलते हैं। प्रोसेस का मीनिंग है रूटीन फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। रूटीन का मीनिंग क्या होता है? रोजिंदी प्रक्रिया, रूटीन फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट मीन्स एक सामान्य प्रक्रिया। रूटीन का मीनिंग क्या होता है? जो रेगुलरली आप जो फॉलो करते हो उसको रूटीन बोलते हैं। दैनिक दिनचर्या है ना, आपका डेली रूटीन क्या है? तो दैनिक दिनचर्या आपकी क्या है, उसका मीनिंग ऐसा होता है। तो यहाँ प्रोसेस, बट मैं इसको ये है ना टेक्निकल मीनिंग, मैं अब उसको एग्जैक्ट समझाता हूँ कि प्रोसेस का मीनिंग क्या है। कि चलो आपको कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड ये पहला खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, 3 है तो इसको इकट्ठा करो, इसके डेटा इकट्ठा करो, इसके इकट्ठा करो, फिर तीनों का टोटल करो। तो ये स्टेप्स हो गए कि नहीं? पहले ये वाला खर्चा दैट इज मटेरियल का खर्चा लाओ, फिर ये दूसरा खर्चा दैट इज लेबर का खर्चा लाओ, फिर तीसरा ये ओवरहेड या एक्सपेंस का वो खर्चा लाओ, फिर तीनों का टोटल करो। ये आपने क्या किया? पहले ये खर्चा लाए, फिर ये लाए, ये लाए और फिर टोटल किया। मीन स्टेप 1 मटेरियल खर्चा लाए, स्टेप 2 लेबर खर्चा लाए, स्टेप 3 ओवरहेड का खर्चा लाए, स्टेप 4 टोटल किया। तो ये 4 प्रोसेसेस के बाद ही आपको कॉस्टिंग मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। उसी को हम रूटीन बोलते हैं। भाई कॉस्ट डिसाइड करने का रूटीन क्या है? ये रूटीन है, बराबर है। तो प्रोसेस समझ में आया। अब हम समझते हैं टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? मैंने जब भी किसी को मैं टेक्निक के बारे में बोलूं ना तो है ना, इजीली समझाने के लिए मेरे को क्या, कौन सा उदाहरण सबसे बेस्ट लगता है मालूम? वो नहीं, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा करके घुमाता है। फिर सचिन का स्वीप शॉट, ऐसा बैठ के ऐसा करके पीछे, मींस जो वो जिस गति से वो बॉल फेंकेगा उसको जस्ट वो गति देगा इधर पीछे से। अब तो क्या उसके लिए इधर बिठाते एक आदमी को, बराबर। बट ये ओरिजिनली ढूंढा था सचिन ने। ये सब टेक्निक है।
सचिन को है ना, एक्चुअली ही वाज अ हार्ड हिटर इनिशियली, छक्के बहुत मारता था इनिशियल लेवल पर। अभी रोहित शर्मा मार रहा है ना, वो टाइम पे सचिन अपने टाइम पे बहुत मारता था, फिर उसको ये स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम हो गया है ना, ये पीछे कमर में करोड़रज्जु में तकलीफ होने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला आप हार्ड हिटिंग मत करो, तो अब क्या करो, फिर टेक्निक। अब मेरे को बाउंड्री के बाहर बॉल तो भेजना है, तो कैसे भेजूंगा भाई, तो फिर टेक्निक यूज करूंगा। तो फिर वो गैप में मारने लगा, फिर वो पेस से खेलने लगा कि भाई हाई पिच बॉल आ रहा है तो ऐसा ऊपर उठाएगा, बराबर है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ऐसे बहुत सारे भाई, क्रिकेट का ज्ञान आपका ज्यादा होगा, बट मेरे को क्या समझाना है, उसने फिर टेक्निक्स निकाली। टेक्निक का एक मीनिंग ऐसा समझाऊ ना, तो कोई भी चीज को सरल करने की प्रक्रिया, उसको टेक्निक बोलते है ना। आपको बताऊं, घर में घी बनाने की भी टेक्निक है, जिनके घर में बनता होगा उनको मालूम होगा। सर पहली टेक्निक बताओ, मैं बताता हूँ, मेरे घर में दोनों तरीके से होता था। आप मलाई निकाल दो दूध में से, एक बर्तन में इकट्ठा करो, फिर वो मलाई है ना, उसको ही सीधा गर्म करो, सीधा उसको ही गर्म करो, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, घी बन जाएगा सीधा। और कुछ पोर्शन उसका बचा होगा वो नीचे बैठेगा, और ऊपर घी आ जाएगा। दैट इज वन वे। सेकेंड रास्ता क्या है, वही मलाई को आप एक बड़े से बर्तन में रखो, रखते जाओ कर रखते जाओ रखते जाओ, थोड़ा दूध का कंटेंट भी हो उसमें, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या 10-15 दिन 20 दिन का वो मलाई बन जाए ना बड़े बर्तन में, फिर क्या करो, उसको वो वलोना यूज करते हैं, गाँव में ऐसा होता था, तो उसका यूज करो। फिर क्या होगा, उसमें से छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग निकल जाएगा, उसी को छाछ बोलते हैं। वो छाछ अलग निकलेगी और फिर क्या, मक्खन अलग निकलेगा। एंड फिर क्या करो आप, वो जो मक्खन है ना उसको गर्म करो, घी बन जाता है। ये भी रास्ता है। ये क्या है सर, टेक्निक है। टेक्निक का मीनिंग क्या होता है, यही। तो टेक्निक का मीनिंग एक ही चीज करने का अलग अलग तरीकों में से जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बेस्ट टेक्निक कही जाती है। बाकी अलग अलग टेक्निक तो है। सो इट इज वन ऑफ द वे टू डू द थिंग्स। कुछ चीजें करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको टेक्निक बोलते हैं। ऐसे कॉस्ट डिसाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निक टू एसरटेन द कॉस्ट। ठीक है, आया समझ में। चलो, तो ये था टेक्निक। अब है ना, टेक्निक के बारे में मॉड्यूल में क्या लिखा है, टेक्निक्स आर नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, सिद्धांत। एंड दूसरा होता है रूल्स। रूल्स का मीनिंग होता है नियम। है ना, मैं अभी भी बोलता हूँ, आप लोग है ना शायद थोड़ा विवेकानंद को ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सब चीजें याद रहेगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी आदत में होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का एक नोटबुक एंड पेन खुला होना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपके लिए नए होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको लिखनी चाहिए होगी, आप नहीं लिख रहे हो, तो उसका मीनिंग अभी भी वो जो 11th-12th की सिस्टम या ग्रेजुएशन की सिस्टम से आप चल रहे हो, ये रास्ता लॉन्ग रूट पे चलेगा नहीं। आपको आदत में ही होना चाहिए कि मॉड्यूल प्लस नोटबुक ओपन ही होना चाहिए। नहीं सर, हम लोग है ना सब रनवे 34 वाला अजय देवगन है, फोटोजेनिक मेमोरी, ऐसा नहीं होगा। चलो, अब सर ये प्रिंसिपल्स और रूल्स में क्या आता है, तो ये प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के बेस पे 3 टेक्निक बनी है। एक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक का नाम है बजटरी कंट्रोल। अभी आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर टेक्निक शब्द जब आता है ना, तो ये 3 नाम ही आते हैं। विच आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कल उठ के मैं आपको सवाल पूछूं, एक एमसीक्यू करके दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ऐसा क्वेश्चन हो, फिर 4 ऑप्शन हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नंबर 1, नंबर 2 बजेटरी कॉस्टिंग, नंबर 3 मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आएगा, ऑल ऑफ द। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। सब छोटे दिमाग में रहेगा, सब कुछ रहेगा। ये छोटा दिमाग ही सीए में बनाएगा, बराबर, सब कुछ याद रहेगा, बट याद रखना पड़ेगा। सर ये बट नाम तो एक दिन में कैसे, एक दिन में नहीं रहेंगे, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, बराबर। क्योंकि ये सर आपको कैसे रहता है, अरे भाई ये एक एक चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, मेरे को 20 दिन लगते हैं फाइनल में खत्म करने। मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, ये मेरे को 15-20 दिन लगते हैं खत्म करने में।
बजटरी कंट्रोल में 7 डेज लगते हैं खत्म करने, एक एक चैप्टर है आपका आगे जाके टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। और अभी ये 3 चैप्टर 100 मार्क का वेटेज है आपको नए सिलेबस में ग्रुप 2 में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना उसमें ये आता है, तो गजब है ये, है ना। अभी आपको सिर्फ नाम लगते हैं बट उसका महत्व आगे जाके मालूम पड़ेगा, है ना। तो यहां मैंने कॉस्टिंग शब्द को समझाया, कल क्या समझाया था, कॉस्ट। आज मैंने क्या समझाया, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, इट्स अ टेक्निक्स और प्रोसेस फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट, बराबर। कॉस्टिंग इज अ टीपी, टाइम पास याद रखने के लिए। बट टीपी का मीनिंग क्या है, टी का मीनिंग टेक्निक, पी का मीनिंग प्रोसेस, बीच में क्या है, एंड, टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट। एसरटेन करना मींस क्या करना, डिसाइड करना, नक्की करना। कॉस्ट मींस क्या, पढ़कर कोई भी खर्च, प्रोडक्ट बनाने का खर्च है। आज उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे कि कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला तो कॉस्ट कम करने के लिए कॉस्टिंग जानना जरूरी है, एंड नंबर 2 कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए कॉस्टिंग जानना जरूरी है। ठीक है, ये 2 शब्द हमने इंपॉर्टेंस के व्यू पॉइंट से समझे थे। फिर हमने कॉस्टिंग समझा। कॉस्टिंग के अंदर टेक्निक में क्या क्या आता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये 3 है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है एक्चुअली, ये 3 जो नाम है ना उसके कुछ प्रिंसिपल्स है और उसके कुछ रूल्स है, बराबर है, जो हमको पढ़ने हैं। फिर प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस का मीनिंग है रूटीन फॉर एसरटेनिंग द कॉस्ट, बराबर है। तो हमको ये सब शब्दों को याद रखना है, ओके। याद रखोगे, कॉस्ट पढ़ा, कॉस्टिंग पढ़ा, सिर्फ धीरे धीरे करके जाते हो। हाँ मैं तो बहुत धीरे धीरे जाता हूँ, मेरे को मालूम है मेरे को कब स्पीड करनी है। अबे ना प्लेन में बैठे हो कभी मेरी लाइफ में, अभी पहली बार बैठे है ना, धीरे धीरे पहले है ना प्लेन धीरे धीरे चलता है शुरू में, फिर मेन रनवे पे आने तक है ना ऐसा मुड़ के धीरे धीरे कैसा गाड़ी चलता है ना ऐसा ही लगेगा। फिर रनवे पे आएगा, फिर जो स्पीड पकड़ेगी वो एकदम से 500-400 की स्पीड, 300 की स्पीड, आपको तो डर लगेगा कि यार ये एकदम चक्कर आ रहा है, बारी के पीछे बाजू में बैठे हुए कितना स्पीड जा रहा है। एंड फिर क्या होगा, एकदम से ऊपर आकाश में, फिर एकदम लगेगा ये अब धीरा धीरा क्यों जा रहा है, बराबर। बट है ना वो स्पीड पहुंच चुकी होगी। तो हमारा भी काम ऐसा है, अभी रनवे पे आ रहे हैं हम, है ना, धीरे धीरे करके आपको उधर ले जा रहा हूँ, फिर कहाँ ले जाऊंगा, फिर आकाश में ले जाऊंगा, है ना। कॉस्टिंग में सभी का हमको क्या लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है। अभी तो 20 मार्क का ही है, तो 70 मार्क्स कैसे लाएंगे, तो ये अकाउंट वाले में ले आना। बट इंटर में आएगा 2 बार कॉस्टिंग, है ना, ग्रुप 1 में भी आएगा, ग्रुप 2 में भी आएगा, दोनों में हमको कितने कितने लाने, मोर देन 70, क्योंकि ये हमारा कोर एरिया है, बराबर है। कॉस्ट अकाउंटेंट किसके लिए जाना जाता है, कॉस्टिंग के लिए, तो हमारा कोर एरिया है। पहले उसका 150 मार्क का वेटेज था इंटर में, अब हमने क्या कर दिया, 200 मार्क का कर दिया नए में। सो आपके लिए मार्क्स का वेटेज बढ़ा है, तो हम पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, बराबर है। इसमें आगे जाएंगे, इसमें ना मैं स्पीड नहीं कर सकता बच्चों। अब कुछ चीजें मेरे को बतानी थी आज मॉड्यूल में, मेरे को ले जाना था ओरिजिन ऑफ कॉस्ट के बारे में, बराबर। बट ये पूरा ओरिजिन वाला टॉपिक आप पढ़ोगे ना, कुछ उसमें से पूछा नहीं जाता है। सो दैट इज वाई मैं नॉर्मली एग्जामिनेशन के एंगल से ये टॉपिक को उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझाता। बट कॉस्ट का मीनिंग उन्होंने बताया कि भाई पास्ट में कहाँ से कॉस्टिंग की जरूर शुरुआत हुई, बराबर। उसके बारे में मैं बताऊं, जहां से आप अकाउंटिंग सीखते हो ना वहां से ही कॉस्टिंग शुरू होता है ना। कॉस्टिंग इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, आपको मालूम है, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग दे आर द सेम ब्रांच, है ना। अकाउंटिंग की ही ब्रांच है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों है अकाउंटिंग। इसलिए हमारा नाम क्या है, वी आर आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, बट वी आर अकाउंटेंट, है ना। सीए अलग है और कॉस्ट अकाउंटेंट अलग है, बट दोनों अकाउंटेंट है, बराबर। तो हम लोग अकाउंटेंट ही है और ये हमारी सेपरेट ब्रांचेस है। उसमें हमारी ये ब्रांच है ना कॉस्टिंग वाली ब्रांच, बराबर, टेक्निकल ब्रांच है, आगे डिटेल में देखेंगे। आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए उसका ये ओरिजिन वाले पहले 3 पैराग्राफ्स पढ़ सकते हो। जिनको बहुत गुजराती इंग्लिश के इश्यू हो तो वो डिक्शनरी बाजू में लेके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। शर्म नहीं आनी चाहिए हमको, जैसे डिक्शनरी, मेरे को तो हर लाइन में 2-3 शब्द लिखने पड़ते और उसका मीनिंग गुजराती में लिखो ना। हम भी वही करते थे भाई इनिशियल लेवल पे, जिनको नहीं आता है वो करेगा, बराबर है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप नॉलेज को गेन करें, है ना। उसके लिए वोकेबलरी बढ़ानी जरूरी है, शब्द जानने जरूरी है, और वो आपके बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो चलो अभी मैं एंड करता हूँ आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन में कल मिलेंगे।